नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2। पहले भाग में हम बात कर चुके हैं इस सभ्यता के खोज की कहानी के बारे में, इस सभ्यता के नामकरण के बारे में, इस सभ्यता के कालक्रम के बारे में, इस सभ्यता के विभिन्न चरणों की हम बात कर चुके हैं और इसकी बात की थी हमने इसके भौगोलिक विस्तार की। तो अभी तक पहले भाग में हमने इनके बारे में पढ़ा, यानी कि इसकी एक आधारभूत जानकारी आपको हमने दी कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या। अब कुछ इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर आज के वीडियो में। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उतना ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो जितना पहले वाला था। थोड़ा शायद लंबा रहने वाला है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं एक बार। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला की बात करेंगे। कला वैसे कला में हम शामिल करते हैं स्थापत्य कला को, मूर्ति कला को और चित्रकला को, लेकिन इसकी अलग अलग चर्चा करेंगे क्योंकि स्थापत्य कला जो है विशिष्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसीलिए इसकी अलग से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कला के दोनों पक्षों, मूर्ति कला और चित्रकला की भी बात करेंगे सिंधु लिपि की। इसके अलावा हम इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करेंगे, इसकी आर्थिक उपलब्धियां जो थी, विशेषकर विदेशी व्यापार में इसकी जो उन्नति थी उस पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसके सामाजिक जीवन की, इसके सामाजिक ढांचे की बात करेंगे कि कौन कौन से वर्ग उसके उस समय के समाज में थे। इसके अलावा बात करेंगे इसकी राजनीतिक व्यवस्था की भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला के 3 प्रमुख चीज़ों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। एक तो इसका जो नगर नियोजन है, जो इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन ही है। दूसरी चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं हम जल निकास प्रणाली को, जो कि अपने आप में उस समय की अनूठी व्यवस्था थी। हालांकि उस समय की नहीं, बल्कि आज भी हमें, आज के भी विकसित शहरों में हमें देखने को नहीं मिलती है, और सिंधु घाटी सभ्यता को तमाम समकालीन सभ्यताओं से अलग भी करती है इसकी जल निकास प्रणाली। इसके अलावा हम इसके कुछ विशिष्ट भवनों के स्थापत्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि आप जान पाएँ कि उस समय किस तरह का स्थापत्य प्रचलित था। तो चलिए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नगर नियोजन की। नगर नियोजन इन टाउन प्लानिंग। इस जैसा मैंने पहले बताया कि इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता ही यही है, नगर नियोजन। अगर आपके प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्रमुख विशेषता बताइए नगर सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो यही है, नगर नियोजन। यानी पूरी सभ्यता की जो कहानी है वो इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है, नगर नियोजन के ही इर्द गिर्द। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, नगर नियोजन, श्रेष्ठ नगर नियोजन। तो सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन है इसकी। अब बात करें कि किस तरह का नगर नियोजन प्रचलित था। तो जो नगर था वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं मिलेंगे हमें, हालांकि सभी नहीं, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकांश नगर मिले हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं मुख्य रूप से। एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी। जैसे कि बात करें, इस तरह का नगर था पूरा का पूरा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो इसका पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। जो पूर्वी हिस्सा था उसके ऊपर नगर बसा हुआ था, जबकि जो पश्चिमी हिस्सा था उस पर गढ़ ही बसी हुई थी पश्चिमी हिस्से पर। इस पर, इस वाले के ऊपर हिस्सा था जो बड़ा था, उस पर नगर था पूरा, जिसे निचला नगर भी हम कह सकते हैं। और यहाँ सामान्य जनता रहती थी, जबकि जो गढ़ी वाला जो हिस्सा था, गढ़ वाला, जिसे पुरातत्व की भाषा में सिटाडल कहते हैं हम, उसमें शासक वर्ग या कर्मचारी वर्ग के लोग रहते थे। और यहाँ तमाम तरह की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो यहीं हमें मिलती है। जैसे स्नानागार, अनागार, उनकी बात करें, सभी तरह की इमारतें हमें यहाँ मिलती हैं। जबकि जो निचला नगर था वहाँ आम जनता रहती थी। और ये जो नगर था, ये जो सामान्य जनता जहाँ रहती थी, ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। इसका मतलब ये था कि ये चौकोर खानों में इस तरह से ये नगर बसा हुआ था, इस तरह से ये नगर बसा हुआ था ग्रिड प्रणाली के आधार पर। यानी यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से नगर बसे हुए थे। और नगर के चारों तरफ 4 दीवारी हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पक्की ईंटों के द्वारा निर्माण था। अधिकतर जो भवन थे उनका निर्माण पक्की ईंटों के माध्यम से हुआ था। अब इसी में नगर नियोजन बात करें कि जो आम जनता के घर थे, वो भवन जो थे वो किस तरह से बने हुए थे, उनका जो स्थापत्य उस पर चर्चा करते हैं। भवनों का स्थापत्य की बात करें तो ये लगभग सभी जो अधिकांश जो मकान मिले हैं, भवन मिले हैं, वो 1 या 2 मंजिला थे। क्योंकि हमें यहाँ सीढ़ियों का अवशेष भी मिलते हैं, इसलिए पता चलता है कि यहाँ के जो अधिकांश 2 मंजिला भवन थे। और इनमें आंगन, एक बीच में आंगन होता था, और इसके अलावा 4 या 5 कमरे थे। इसके अलावा रसोई घर भी था, इसमें स्नानागार और कुएं भी देखने को मिलते हैं।
दरवाजे और जो एक खास बात ये थी कि जो दरवाजे और खिड़कियां थी घरों की वो गली में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। एक तरह से ये देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा जाता था। इस चीज़ से हमें जानकारी हो रही है। इसके अलावा पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था इनके निर्माण के अंदर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो नगर नियोजन है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, और आज के कई मध्ययुगीन शहरों में भी हम इस तरह के नगर नियोजन, विशेषकर जयपुर का जो नगर नियोजन है वो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके जल निकास प्रणाली की। जल निकास प्रणाली जो थी इस सभ्यता की एक अनूठी विशेषता मानी जाती है। जल निकास प्रणाली को इस सभ्यता की हम सबसे अनूठी विशेषता कह सकते हैं, क्योंकि ये जो जल निकास प्रणाली है वो उस समकालीन सभ्यताओं में हमें देखने को नहीं मिलती है, और यही एक विशेषता है जो उसे अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग भी करती है। तो जल निकास प्रणाली इसकी सबसे अनूठी प्रणाली इसीलिए है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर सबसे अलग करती है, सबसे श्रेष्ठ बनाती है कोई विशेषता, तो वो यही है उसकी जल निकास प्रणाली, जो आज के शहरों में भी, आज के हम 18वीं शताब्दी के शहरों में भी हम, जैसे पेरिस और लंदन जैसे शहरों में भी हमें देखने को नहीं मिलती, जो उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में हमें देखने को मिलती है। तो वाकई में एक चमत्कार जैसा ये उस समय के लिए था। 3 स्तरों, ये जो जल निकास प्रणाली थी ये 3 स्तरों पर थी मुख्य रूप से। इसके 3 स्तर हम देख सकते हैं। एक तो जो घरों से नालियों के माध्यम से, घरों का जो गंदा पानी था वो घरों की नालियों के माध्यम से निकलता था, तो घर की नालियाँ। दूसरी इसमें शामिल होती थी जो गली की नाली, यानी घर का जो गंदा पानी था वो गली की नाली में जाके मिलता था। तो गली की जो नालियाँ होती थी वो दूसरे हिस्से में इसके शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो तीसरे चरण में जो मुख्य सड़क जो थी, मुख्य सड़क की जो प्रमुख गली थी, जो बड़ा नाला होता था, उसमें जाकर वो मिलती थी। सार्वजनिक नाली जिसको हम कह सकते हैं। तो नाली जो थी, जल निकास प्रणाली जो है वो 3 स्तरों पर है। घर की नालियाँ, फिर गली की नालियाँ, और उसके बाद मुख्य सड़क की जो बड़ा नाला। तो इस तरह से ये 3 स्तर हैं। अब दूसरी बात है कि इसकी विशेषता है कि नालियाँ जो थी वो अधिकांश ढकी हुई थी। नालियाँ ढकी हुई थी ताकि उनकी गंदगी को हम गंदगी ना फैले इसलिए। तो नालियाँ ढकी हुई मिलती है, और जोड़ने के लिए, और नालियों को जोड़ने के लिए जिप्सम तथा चूने का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जो नालियाँ थी उन्हें समय समय पर सफाई करने की व्यवस्था भी प्रचलित थी, जिसमें कि चैम्बर्स लगे होते थे नालियों में। जो घर की नालियाँ थी उनमें छोटे चैम्बर्स थे, और गली की नालियों में उससे बड़े चैम्बर्स, और जो मुख्य सड़कें होती थी उनमें बड़े बड़े मेन होल्स होते थे, ताकि उन्हें समय समय पर साफ़ किया जा सके। और इसके अलावा वर्षा के जल को घरों से बाहर निकालने के लिए अलग अलग नाली की व्यवस्था थी, जो एक अलग विशेषता है इसकी। और ये नालियों की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उससे हमें पता चलता है कि उस समय कोई नगर पालिका प्रशासन अवश्य होता था, उसकी उपस्थिति की हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जल निकास प्रणाली बहुत ही अनूठे ढंग की और बहुत ही सुरक्षित ढंग से, और साफ़ सफाई का उसमें बहुत ध्यान रखा गया था। अब बात करते हैं इसके विशिष्ट भवनों के स्थापत्य की। दोस्तों, कुछ विशिष्ट भवन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, और ज़्यादातर जो विशिष्ट भवन है ये हमें गढ़ी वाले भाग में मिलते हैं। हमने देखा था 2 हिस्से हैं नगरों के, तो गढ़ी वाला हिस्सा और दूसरा निचला नगर। तो गढ़ी वाला जो हिस्सा था उसमें ज़्यादातर विशिष्ट भवन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हम कुछ विशिष्ट भवनों को यहाँ लेंगे, जैसे विशाल स्नानागार यानी कि बाथरूम, अन्नागार यानी कि जहाँ अन्न रखा जाता है, अनाज रखा जाता था स्टोर करके, गोदीबाड़ा यानी कि शिप यार्ड या फिर इसे हम बंदरगाह कहते हैं वो, और जहाँ नाव समुद्र से जो विदेशी यात्रा से जो समुद्र के बड़े बड़े जहाज आते थे वो रुकते थे, उसे गोदीबाड़ा कहते हैं। इसके अलावा स्टेडियम और जलाशय के भी अवशेष मिले हैं। तो इन 4 प्रमुख विशिष्ट भवनों की बात हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले लेते हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है सबसे प्रसिद्ध, भव्य और विशाल है। और ये जो स्नानागार है इसकी मुख्य बनावट कुछ इस तरह की होती थी। इसकी जो बनावट थी वो इस तरह से कुछ होती थी, जिसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ होती थी। और इसके जो दक्षिणी पश्चिमी जो कोना था, यानी कि ये वाला जो कोना था, इसमें नाली बनी हुई थी ताकि जो गंदा पानी था उसका उससे बाहर निकाला जा सके। और इस स्नानागार को भव्य कुछ समारोह के लिए इस्तेमाल किया, जो बड़े धार्मिक उत्सव होते थे समाज में, उसके दौरान शायद इसको इस्तेमाल किया जाता था। और इसके इस्तेमाल के लिए इसके तीन तीन तरफ जो थे तो दोस्तों इसमें एक कुआं और कुछ छोटे छोटे स्नानागार भी हमें देखने को मिलते हैं। और धार्मिक, और विशेषकर हम देखें कि धार्मिक उत्सव के लिए शायद बहुत बड़े सामूहिक कोई समारोह होता था, उसके लिए इसका विशाल स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता था। तो याद आपको रखना है कि मोहनजोदड़ो में ये पाया जाता है। आपको एक इसकी मैं छवि आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जो बहुत ही शानदार आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा शायद ये उत्तर दक्षिण में, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जो सीढ़ियाँ हैं इसकी वो आपको दिखाई देगी, वो आपको यहाँ दिखाई दे सकती है। उत्तर और दक्षिण सीढ़ियाँ उतरने के लिए है, और यहाँ उत्तर पश्चिम में इसके ये कोना होता था जहाँ पर ये जल निकास की व्यवस्था होती थी। इसके इस तरफ ये कमरे बने होते थे चारों तरफ,
जहाँ पर किसी समारोह में अगर नहाने का इस्तेमाल भी होता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं बहुत ही शानदार इमारत है मोहनजोदड़ो की ये विशाल स्नानागार। अब बात करते हैं अन्नागार की। अन्नागार की अगर हम बात करें तो हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल कालीबंगा में अन्नागार इस तरह के मिले हैं जो अन्न के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिन्हें शायद गाँव से लाकर शहरों में इस्तेमाल किया जाता था। और ये नदियों के किनारे हमें अक्सर ये नदियों के किनारे और शहर से बाहर हमें ये देखने को मिलते हैं। और लेकिन जो हड़प्पा का जो अन्नागार है वो ज़्यादा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हड़प्पा का जो अन्नागार विशाल और सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है, महत्वपूर्ण भी है। ये अगर इसको हम देखें तो दो खानों में विभाजित होते थे ये अन्नागार जो थे, इस तरह से इनकी रचना होती थी, इस तरह से बने होते थे एक, और इनके बीच में जो था ये जगह होती थी इन दोनों के बीच में, और ये एक तरफ दोनों तरफ 6-6 अन्नागार बने हुए थे और इनके बीच में स्थान होता था ताकि कोई गाड़ियाँ वगैरह आके इनसे अनाज को लाद के ले जाया जा सके और लाया जा सके। और इसके लिए 6 कक्षों की व्यवस्था थी और अन्न भंडारण की इनमें व्यवस्था होती थी। अब बात करते हैं गोदीबाड़ा की। गोदीबाड़ा यानी होता है शिप यार्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या फिर बंदरगाह, यानी कि जहाँ जहाज आके रुकते हैं समुद्र का वो हिस्सा, उसे हम गोदीबाड़ा कहते हैं। ये लोथल में मिला है हमें, लोथल गुजरात में हमें ये मिलता है। और ये आकार जो इसका है 214 बाई 36 मीटर इसके आकार, बहुत ही विशाल आकार का है ये। और इसकी उत्तरी दीवार में एक प्रवेश द्वार था जो कि भोगवा नदी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ था। और ये मुख्य रूप से इस बंदरगाह का इस्तेमाल हम विदेशी व्यापार के लिए सिंधुवासी करते होंगे। फिर बात करें इसके स्टेडियम और जलाशय। धोलावीरा जो गुजरात में है वहाँ से हमें स्टेडियम और जलाशय के अवशेष मिले हैं। लगभग 16 जलाशय हमें देखने को मिलते हैं जो जल संग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा स्टेडियम। दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की कला की बात जहाँ तक है, इसमें हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों को शामिल कर सकते हैं: स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। स्थापत्य कला के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, बात करेंगे मूर्ति कला और चित्रकला की। सिंधु सभ्यता की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं वो हमें इसके भवनों पर और इसके पत्थर की मूर्तियों पर, मणकों पर, मृद भांडों पर, मोहरों पर, कांस्य मूर्तियों आदि पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लेते हैं मूर्ति कला को। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियाँ मुख्य रूप से 3 तरह की बनी होती थी: पाषाण की, टेराकोटा यानी कि मिट्टी की, और कांस्य धातु की। अधिकांश जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो टेराकोटा की मूर्तियाँ मिलती हैं, और इनमें भी टेराकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं, और इनमें भी अधिकांश पशु पक्षियों की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिलती है। सबसे कम मूर्तियाँ जो मिलती है वो पाषाण की मूर्तियाँ मिलती हैं, और इनमें भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुई मूर्तियाँ सबसे प्रसिद्ध मानी गई है। ये मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से योगी की खंडित मूर्ति मिली है, और जिसपे त्रिफुली आकार का सोल ओढ़े हुए एक योगी को दिखाया गया। त्रिफुली आकार इस तरह का होता है, ये इस तरह का त्रिफुली आकार होता है। इसके अलावा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ मिली है, इसमें लाल बलुआ पत्थर के युवा पुरुष का धड़ मिला है। इसके अलावा एक स्लेटी चूना पत्थर की मूर्ति मिली है जो नृत्य मुद्रा में है। सर्वाधिक कलात्मक और आकर्षक मूर्तियों की बात करें तो कांस्य मूर्तियाँ हमें मिलती हैं, और जिसमें रथ मूर्ति मिली है जो कि दाइमाबाद से मिली है महाराष्ट्र में। मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य की मूर्ति मिलती है जिसे कि जॉन मार्शल ने डांसिंग गर्ल नाम दिया है। इसके बाद बात करते हैं चित्रकला की। तो चित्रकला की जानकारी हमें मोहरों पर बने चित्रों से होती है। इसके अधिकांश जो चित्र हैं मोहरों पर दिखते हैं हमें। इसके अलावा जो सिंधु लिपि है उसके नमूने भी मोहरों पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से पशु आकृतियाँ और सिंधु लिपि के नमूने हैं। सिंधु लिपि के जो नमूने हैं वो भी अपने आप में चित्रकला के उदाहरण माने जा सकते हैं। इसके बाद बात करें सर्वाधिक जो चित्रांकन किया गया है चित्र, वो कुबड़ वाले बेल का अंकन सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है, और मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त जो कुबड़ वाले बेल का जो मोहर है वो विशेष प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंधु लिपि की। तो सिंधु लिपि जो है वो अभी तक, ये लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में आपको याद रखनी कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो समकालीन सभ्यताएं हैं ये समकालीन सभ्यताओं की जो लिपियां हैं उनसे इसका तुलनात्मक कोई अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसे पठनीय है ये लिपि, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और यही कारण है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक हड़प्पा सभ्यता इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि इसकी सामग्री अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी जो लिपि है वो एक भावचित्रात्मक लिपि है जिसे दाएं से बाईं ओर लिखा गया, चित्रों के माध्यम से ये लिपि लिखी जाती है। इसमें कुल अभी तो 2500 लेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें 13 प्रचलित चित्र जो है मछली का है। सबसे लंबा जो अभिलेख हमें मिलता है सिंधु लिपि का वो 17 अक्षरों का है, जो कि धोलावीरा गुजरात से मिलता है। अब बात करें सिंधु सभ्यता के विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों की।
तो गणित की बात करें तो सिंधुवासी गणित के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते थे, जैसे गुणा और योग के चिन्ह। इसके अलावा औषधि विज्ञान की बात करें तो उत्खनन में हमें कई औषधि पदार्थों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि कालीबंगा और लोथल से हमें एक ऐसी शल्य क्रिया युक्त खोपड़ी मिली है जिससे पता चलता है कि सिंधुवासी शल्य क्रिया से परिचित थे। इसके अलावा धातु विज्ञान की बात करें तो धातुओं के मिश्रण और उपयोग की जानकारी सिंधुवासियों की थी। कांस्य धातु इसका उदाहरण है कि कांस्य धातु को हम टिन और तांबे से मिलकर ये धातु बनती है, इसीलिए इसे धातुओं का मिश्रण से उनकी जानकारी उन्हें थी, ऐसा लगता है। मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, दायमवासी रथ मूर्ति इसका उदाहरण माने जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियों की। आर्थिक उपलब्धियों में मुख्य रूप से कृषि को शामिल कर सकते हैं, कृषि को शामिल कर सकते हैं, पशुपालन को शामिल कर सकते हैं, उद्योग व्यवसाय को शामिल कर सकते हैं, व्यापार और वाणिज्य को शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि थी उन्नत अवस्था में थी, और जो अन्नागार हमें मिलते हैं उसे इस बात का पता चलता है कि कृषि उन्नत अवस्था में थी और पर्याप्त अन्न भंडार वहाँ उपस्थित थे, और इन्हीं प्राप्त अन्न भंडारों ने एक नगरीय क्रांति को उन्नति प्रदान की। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी उनमें गेहूँ, जो मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, दालें, रागी, मटर, चावल, तिल, कपास आदि प्रसिद्ध हैं। कालीबंगा से हमें दोहरी फसल के साक्ष्य मिलते हैं। दोहरी फसल का मतलब एक वर्ष में 2 फसलें बोई जाती थी, इसके साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन जो है, मुख्य जो पशु थे वो थे गाय, बैल, बकरी, हिरण, हाथी, ऊँट। हालांकि घोड़े के साक्ष्य हमें ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, लेकिन गुजरात के सुरकोटड़ा से घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सिंधु घाटी घोड़े का इस्तेमाल करते थे। बात करें उद्योग व्यवसाय की, तो ये धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था। मुख्य रूप से कांस्य धातु से निर्मित अनेक आकृतियां हमें मिलती है, जैसे दर्पण, चाकू, बर्तन आदि। मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था, और कुंभकारी जो एक प्रमुख व्यवसाय माना गया है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें विभिन्न प्रकार के उपलब्ध मृद भांडों से मिलती है। इसके अलावा जो कुम्हार का चाक है वो भी हमें प्राप्त होता है। आभूषण निर्माण उद्योग भी उन्नत अवस्था में थे, जहाँ लोथल और चौंदड़ों से हमें ये मण के निर्माण के कारखाने मिलते हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि आभूषण निर्माण उद्योग भी अपनी उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। कपास व वस्त्र के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। कताई बुनाई की तकलियाँ और तकवे भी हमें खुदाई में मिलते हैं। एक और बात दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास का इस्तेमाल प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं व्यापार वाणिज्य की। तो सिंधु सभ्यता जो थी व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था मानी गई है। इसका जो आंतरिक और विदेशी व्यापार था दोनों ही उन्नत अवस्था में देखने को मिलते हैं, और व्यापार जो था वो मुख्य रूप से वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, न कि मुद्राओं के माध्यम से। एक वस्तु लेके उसके बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। व्यापार की जो वस्तुएं, व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग और थल मार्ग दोनों से होता था। व्यापार की जो वस्तुएं थी वो इनमें ताम्र वस्तुएं, रत्न, उपरत्न, धातु निर्मित सामग्री आदि को हम शामिल कर सकते हैं। आयात, सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादातर कच्चे माल की उपलब्धता कम थी, इसीलिए सिंधुवासी ज़्यादातर आयात देश के अंदर से या देश के बाहर से ज़्यादातर वस्तुओं का आयात करते थे। इनमें हम बात करें, तांबा जो था वो राजस्थान के गणेश्वर से मंगाया जाता था। जो सोना होता था वो कर्नाटक मैसूर से मंगाया जाता था। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। इसके अलावा मणके और जो कीमती पत्थर थे गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। अब बात करें विदेशी व्यापार की, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने विदेशी व्यापार के लिए भी जानी जाती है, और विदेश में मेसोपोटामिया, मिस्र और क्रीट जैसे सभ्यताओं से इनके व्यापारिक संबंध थे, और वहाँ प्राप्त हुई विभिन्न प्रकार की सामग्री से इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था, विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। मुख्यतः मेसोपोटामिया से सिंधु वासियों के व्यापारिक संबंध की पुष्टि होती है। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं वो उनमें मेलुहा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो कि सिंधु वासियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए मेसोपोटामिया के नगरों में सिंधु की 24 मोहरें प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, जो दिखाती है कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। इसकी बात करें लोथल में हमें बटन के आकार की एक मेसोपोटामियन मोहर मिलती है। ये दोनों ही चीज़ें बताती है कि दोनों का आपसी व्यापारिक संबंध थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन उसके बारे में स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। मुख्य रूप से जो वर्ग वहाँ थे उनमें शासक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग को हम शामिल कर सकते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार था।
और परिवार अधिकांशतः मातृ सत्तात्मक थे। इसका प्रमाण ये है कि वो मातृ देवी की अधिकांश मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है, जिससे ये जाहिर होता है कि परिवार जो थे मातृ सत्तात्मक थे। इसके अलावा सिंधुवासी आभूषण और आभूषण पहनने के शौकीन थे। मनोरंजन के साधनों में हम आखेट तथा संगीत को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कई जगह पासे भी मिले हैं जो उनके मनोरंजन के साधन माने गए हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों की। तो राजनीतिक जीवन के बारे में भी कोई स्पष्ट प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो मुख्य रुचि थी वो व्यापार में थी। साम्राज्य के 4 बड़े केंद्रों की अगर बात करें तो इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा को हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पिगट जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वां राजधानियां हैं। बात करें कि यहाँ जो सुव्यवस्थित नगर नियोजन की हमने बात की थी, स्वच्छता की बात हमने की थी, और संरक्षण, जल संरक्षण की जो बात है वो ये दिखाती है कि यहाँ कोई नगरपालिका प्रशासन नाम का कोई संगठन जरूर रहा होगा। इसके अलावा सिंधुवासी जो शांतिप्रिय लोग थे, क्योंकि हमें अस्त्र शस्त्रों के प्रमाण यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की। दोस्तों, धार्मिक जीवन के 2 पक्ष होते हैं, एक तो क्रियात्मक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में इसके अनुष्ठान और कर्मकांडों को हम शामिल करते हैं, जबकि सैद्धांतिक पक्षों में उनके विश्वासों को हम शामिल कर सकते हैं। सिंधुवासी किस तरह के दर्शन को हम शामिल करते हैं सिंधु घाटी से। लेकिन हमें, क्योंकि यहाँ कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए जो पुरातात्विक सामग्री है उससे केवल इसका क्रियात्मक पक्ष ही उजागर होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो खास बात यह है कि इसका जो धर्म है वो आज के हिंदू धर्म में इसका योगदान हम दृष्टिगोचर देख सकते हैं। धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं तो उनमें मातृ देवी की उपासना, पशुपतिनाथ की उपासना कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप व योग की परंपरा आदि को हम शामिल कर सकते हैं। सर्वाधिक जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की होती थी, क्योंकि मातृ देवी की अधिकांश मूर्तियाँ हमें मातृ देवी की मिलती है और देवी या जो स्त्री मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। एक मोहर में देवता को 2 पीपल के वृक्षों के मध्य दिखाया गया है, और जो जिसे 7 मानव करते हैं घेरे हुए, जो कि वृक्ष पूजा का प्रमुख उदाहरण है। भारतीय समाज में आज भी वृक्ष पूजा हम देखने को मिलती है, और पीपल जो था वो प्रमुख पवित्र वृक्ष माना जाता था, जिसकी पूजा आज भी भारतीय समाज में होती है। पशुपतिनाथ की पूजा की बात, इसके अलावा पशुपतिनाथ जिसे हम शिव कहते हैं उसकी पूजा भी प्रचलित थी। हड़प्पा से एक प्राप्त मोहर में पद्मासन पर आकृति बैठी हुई है, जिसे आदि शिव का रूप हम कह सकते हैं। हड़प्पा की जगह ये मोहनजोदड़ो है। ये जो पशुओं का जो महत्व था वो एक श्रृंगी पशु सबसे प्रमुख पशु माना गया था, और कुबड़ वाले बैल भी बहुत पवित्र माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अलावा बाघ, हाथी आदि का भी महत्व हम देख सकते हैं। बात करें तो यज्ञ की महत्ता, सिंधुवासियों के लिए भी यज्ञ की महत्ता थी, जो भारत में आज भी प्रचलित है। कालीबंगा, लोथ और राखीगढ़ी में हमें अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं, जो उनकी यज्ञ की महत्ता को बताते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सभी विशेषताओं पर भाग 2 में बाकी विशेषताओं पर चर्चा की। भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम तरह के जितनी भी विशेषताएं थी उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बिंदुओं, जैसे इसकी सभ्यता की खोज की कहानी, इसके नामकरण, कालक्रम, विभिन्न चरण, भौगोलिक विस्तार, इसकी स्थापत्य कला, इसकी बाकी कला के दूसरे पक्षों, मूर्तिकला, चित्रकला, लिपि, इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों, आर्थिक उपलब्धियां, सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में आपके कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो सकता है तो उसे शेयर अवश्य करें। और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब आपके सामने जब अगली बार हम नया वीडियो पेश करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।